नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा झा और आप देख रहे हैं इंडिया वॉच। 5 शहर 5 खबर में सबसे पहले बात करेंगे तिहाड़ जेल में बंद आप नेता सतेंद्र जैन की, जिनके हर वीडियो में उनकी ऐश नजर आ रही है। फिर बात करेंगे पीएम मोदी और सीएम योगी के दौरे और उनके बयानों की, जिसके बाद मैनपुरी में डिंपल यादव के नामांकन और शिवपाल यादव के परिवार प्रेम की बात करेंगे। 5 शहर 5 बड़ी खबर, 5 तस्वीरें आपको दिख रही है आपकी टीवी स्क्रीन पर। और फिर बात करेंगे झारखंड में सीएम सोरेन की बढ़ती मुसीबतों यानी ईडी से उनकी पूछताछ की। और आखिर में हम बात करेंगे यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र और बीजेपी के संकल्प पत्र की। तो 5 शहर 5 बड़ी खबर में 5 बड़ी खबरों पर नजर रहेगी। और सबसे पहले हम वीडियो जो सतेंद्र जैन की वायरल हो रही है उनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं पहली खबर से। दिल्ली सरकार के मंत्री आम आदमी पार्टी के नेता सतेंद्र जैन का तिहाड़ जेल से एक नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इस वीडियो में सतेंद्र जैन निलंबित जेल सुपरिटेंडेंट अजित कुमार के साथ नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में सतेंद्र जैन और निलंबित जेल सुपरिटेंडेंट अजीत कुमार के साथ उनकी बातचीत हो रही है। बता दें, अजीत कुमार पर ईडी ने आरोप लगाया था वो जेल में सतेंद्र जैन को सुविधाएं देते हैं। इस पर कार्रवाई करते हुए उन्हें हटा दिया गया था। ये वीडियो बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने ट्वीट किया है। दिल्ली की आप सरकार और सीएम अरविंद केजरीवाल पर उन्होंने हमला बोला। ट्वीट कर उन्होंने कहा है कि यही केजरीवाल का सुशासन मॉडल है। मंत्री सतेंद्र जैन जेल में दरबार लगा रहे हैं, रोज उनके नए वीडियो सामने आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। नया जो सीसीटीवी फुटेज सतेंद्र जैन का जेल से वायरल हुआ है उसकी ये तस्वीरें हैं, जहां पर वो जेल सुपरिटेंडेंट अजीत कुमार से बातचीत करते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है इससे पहले ही इनको निलंबित किया गया था, उसके बावजूद ये जेल में सतेंद्र जैन से बातचीत करते हुए इनका वीडियो वायरल हुआ है। ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जेल में किस तरह से सतेंद्र जैन की ऐश नजर आ रही है। और जेल में जो बीजेपी ने आरोप लगाया है कि सतेंद्र जैन जेल में दरबार लगा रहे हैं रोजाना, उसकी ये तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हैं आपकी। पहला जो उनका वीडियो वायरल हुआ था मसाज कराते हुए, उसकी तस्वीरें हैं। और उसके बाद जेल में लजीज खाने का लुत्फ उठाते हुए सतेंद्र जैन का वीडियो वायरल हुआ था, उसी की तस्वीरें हैं ये। और तीसरा, ड्राई फ्रूट्स का आनंद लेते हुए भी सतेंद्र जैन का जेल से वीडियो वायरल हुआ था। वहीं जो चौथा, आज जिसकी हम बात कर रहे हैं, जेल से सतेंद्र जैन का नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें वो जेल अधीक्षक के साथ बातचीत करते नजर आ रहे हैं। और इसका वीडियो ट्विटर पर वायरल हुआ है। बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने इस वीडियो को ट्वीट किया है और आप पर हमला बोला है। इसी खबर पर हमारे संवाददाता नितिन लाइव हैं। नितिन, जैन के एक के बाद एक जो ये वीडियो वायरल हुए हैं, क्या लग रहा है जानबूझकर ये वीडियो वायरल किए जा रहे हैं जिससे एमसीडी चुनाव में आपकी जो छवि है उसको नुकसान पहुंचाया जा सके? जी देखिए पूजा, बिल्कुल जिस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आम आदमी पार्टी के मंत्री सतेंद्र जैन जो है का 6 महीने से तिहाड़ जेल के अंदर बंद है, उनकी एक वीडियो पहले भी वायरल हो रही थी जहां वो मसाज कराते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन उसके बाद में दूसरी जब वीडियो वायरल हुई है उसमें जो है खाना खाते हुए नजर आ रहे थे। जो वीआईपी खाना तिहाड़ जेल के अंदर अपने बैरिक के अंदर बैठ के जो है सतेंद्र जैन जो है खाना खा रहे थे। लेकिन आज जो तीसरी वीडियो जो वायरल हुई है, पुलिस अधीक्षक जो अजीत सिंह है उनके साथ में जो है वीडियो वायरल हो रही है, क्योंकि उनको अभी एक महीने से अभी इसी महीने में जो है उनको निलंबित किया गया कि जिस तरीके से वीडियो वायरल हो रही थी उन पर आरोप लगाया गया था, लेकिन उसके बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया था। लेकिन अब जिस तरीके से आज तीसरी जो वीडियो वायरल हुई उसमें खुद पुलिस अधीक्षक जो है अजीत सिंह, तिहाड़ जेल के अधीक्षक जो है अजीत सिंह, तो वो उनके साथ में बैठे हुए, उनको निलंबित किया गया। उनके साथ में जनता दरबार लगा के सतेंद्र जैन बैठे हुए, तो उन पर लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि जिस तरीके से तिहाड़ जेल के अंदर अपने बैरिक के अंदर जो आम आदमी पार्टी के मंत्री सतेंद्र जैन, ये जो वीडियो वायरल हो रही है जेल से, ये बहुत ही प्राइवेट वीडियो है और इनका इस तरह से वायरल होना कहीं ना कहीं एक साजिश की तरफ इशारा करता है। तो आपको जो चुनाव है एमसीडी, उसमें कितना इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? जी देखिए, बिल्कुल सबसे पहली बात तो यही है, जिस तरीके से तिहाड़ जेल के अंदर से जो वीडियो हैं वायरल हो रही हैं आए दिन, जो सबसे बड़ी बात तो तिहाड़ जेल पे जो है ये संगीन लगता है कि जिस तरीके से तिहाड़ जेल के अंदर से वो भी वीडियो जो वायरल हो रही हैं, इन वीडियो पर सबसे पहली रोक जो है कोर्ट ने लगाई थी कि आखिरकार पहले जो वीडियो उनके वायरल हो रही थी तो उस पर जो है रोक लगा दी गई कि इसको वीडियो को वायरल नहीं किया जाए। लेकिन कोर्ट के द्वारा फिर उससे बाद में जो दूसरी वीडियो, जब सतेंद्र जैन की दूसरी वीडियो वायरल हुई थी, तो उसमें जो तीसरी वीडियो अब जो वायरल हुई, खुद पुलिस अधीक्षक के साथ अजीत सिंह के साथ में
बैठे हुए हैं सत्येंद्र जैन, उनके साथ में 2 से 3 लोग और भी हैं। जिस तरीके से जनता दरबार की बात यहाँ कही गई, जनता दरबार लगा के अपने ही बैरिक के अंदर बैठे हुए, क्योंकि उनको निलंबित भी कर दिया गया पुलिस अधीक्षक को पहले भी इसी मामले में कि जिस तरीके से वीडियो वायरल हो रही थी। लेकिन आम आदमी पार्टी का कहना है कि जिस तरीके से सत्येंद्र जैन की वीडियो वायरल हो रही है, ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पे जो आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है चुनावों को एमसीडी में चुनाव हार रही है, तो चुनावों की जो बौखलाहट है वो सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी अब देखने को मिल रही है। इन वीडियो पर आपकी तरफ से क्या कुछ सफाई पेश की जा रही है? जाहिर सी बात है वो अपना बचाव कर रहे होंगे। जी देखिए, बिल्कुल आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री हों या डिप्टी सीएम हो, तमाम बड़े बड़े जो नेता हैं आम आदमी पार्टी के, उन लोगों का यही कहना है, उन नेताओं का यही कहना है कि जिस तरीके से वीडियो जो वायरल हो रही है ये भारतीय जनता पार्टी की एक साजिश बताई जा रही है, जिसमें एमसीडी के जो चुनाव है, नगर निगम जो चुनाव भी आ रहे, तो उसमें जो है यही कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस टाइम जो है अपने हार के जो है बौखलाहट को जो देखते नजर आ रही है। जिस तरीके से उन्होंने पहले भी मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया था कि मारने पीटने का उन्होंने आरोप लगाया कि जान से मारने की धमकी भी उनको दी गई थी केजरीवाल को, लेकिन उसके बाद में उनका यही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को टक्कर नहीं दे पाएगी एमसीडी चुनावों में, तो वो अपनी हार को सामना करना पड़ रहा है। तो उसी को देखते हुए यहाँ पर जो वीडियो है वो वायरल कर रही है आम आदमी पार्टी, पूरा आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगा रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि जिस तरीके से जेल के अंदर जो खाना जो मिल रहा है, वीआईपी ट्रीटमेंट जो सत्येंद्र जैन जो मंत्री है उनको दिया जा रहा है, तो उसी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि इसमें ऐसे वीआईपी मूवमेंट भी उनको जो है अंदर जो लोग उनसे मुलाकात करने जा रहे हैं, बैरिक के अंदर बैठ के जो है रात के टाइम में बात कर रहे हैं या दिन में उनसे मुलाकात कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा सवाल तो यही खड़ा होता है कि तिहाड़ जेल के अंदर जिस तरीके से वीडियो जो वायरल हो रही है, वीडियो पे पूरी तरीके से पहले कोर्ट ने भी रोक लगा दी गई थी। कोर्ट ने ये कहा था कि ये जो वीडियो है इनको जो है वायरल नहीं किया जा सकता था, लेकिन ईडी कोर्ट ने वो भी वीडियो जो है पेश किया है, जो कोर्ट में पेश करने की बात कही गई थी। लेकिन उसके बाद में दोबारा से ये वीडियो जो है दोबारा वायरल हुई है। पहले खाना खाते हुए की वीडियो वायरल हुई थी, आज जो है सत्येंद्र जैन की जो वीडियो है वो जो है उसमें पुलिस अधीक्षक जो अजीत सिंह है उनके साथ में बैठ के जो है उनको निलंबित इसी महीने में निलंबित किया गया है। उनको इसी चीज को देखते हुए देखना होगा कि आने वाले एमसीडी चुनाव पर इन वीडियो का कितना असर पड़ने वाला है, आपकी छवि को कितना नुकसान पहुंचता है, या फिर जो आप सफाई दे रही है कि बीजेपी की तरफ से साजिश की जा रही है इन वीडियो को वायरल करके, उसका कितना फायदा आम या बीजेपी को यहां पर होता है। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गुजरात दौरे पर हैं। सीएम योगी ने सबसे पहले गुजरात के सोमनाथ मंदिर में पहुंचकर वहां पर पूजा अर्चना की। उसके बाद उन्होंने सोमनाथ के गिर जनपद में जनता को संबोधित किया। फिर उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ भावनगर पहुंचे, जहां पर उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और गुजरात में फिर से कमल खिलाने की अपील की है। वहीं गुजरात में सीएम योगी आदित्यनाथ एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। रोड शो की लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गुजरात में सीएम योगी आदित्यनाथ ये जनसभा कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। उसी रोड शो की ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो गुजरात में आज सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। कई इससे पहले वो धुआंधार प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। गुजरात के रण में सीएम योगी आदित्यनाथ उतरे हैं और धुआंधार प्रचार प्रसार में सीएम योगी आदित्यनाथ उतरे हैं। इससे पहले उन्होंने अमरेली में एक जनसभा को संबोधित किया था। भावनगर में भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया था और इससे पहले भी वो कई रोड शो यहां पर कर चुके हैं और अभी भी उनके रोड शो की ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गुजरात में, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ रोड शो कर रहे हैं। जनता का हाथ हिलाकर वो अभिवादन कर रहे हैं और जनता से इस दौरान वो अपील कर रहे हैं कि प्रदेश में इस बार फिर से कमल खिलाया जाए, यानी कि बीजेपी की वापसी कराई जाए गुजरात चुनाव में फिर से। इसीलिए सीएम योगी आदित्यनाथ गुजरात के रण में उतरे हैं। अब उनके गुजरात के रण में उतरने, गुजरात के रण में सीएम योगी आदित्यनाथ की जो छवि है, हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता कहे जाते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। कितना उनको यहाँ बीजेपी को फायदा मिलेगा उनकी छवि का, ये तो खैर आने वाले समय में ही पता चलेगा। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ अखंड प्रताप शाही संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। अखंड, सीएम योगी आदित्यनाथ गुजरात के रण में उतरे हैं। आज भी उन्होंने 3 जनसभाओं को संबोधित किया है, रोड शो भी सीएम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। तो उनकी जो छवि है, फायर ब्रांड नेता है बीजेपी के, हिंदुत्व की आक्रामक छवि है, इसका कितना फायदा बीजेपी को गुजरात में देखने को मिल सकता है?
अखंड, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। हम दोबारा आपसे जुड़ने की कोशिश करते हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ गुजरात के रण में उतरे हैं। सोमनाथ के द्वार में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी हुंकार भरी है और फिर से कमल खिलाने की अपील की है गुजरात वासियों से। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले सोमनाथ के मंदिर में पहुंचकर वहां पर उन्होंने दर्शन किए, पूजा अर्चना की। उसके बाद उन्होंने अमरेली में एक जनसभा को संबोधित किया, रोड शो कर रहे हैं। रोड शो की ये लाइव तस्वीरें हैं। इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुजरात के भावनगर में भी जनसभा को संबोधित किया था, रोड शो किया था और वहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोगों से बीजेपी को वोट देने की अपील की है। भारी भरकम इसी खबर पर दोबारा हमारे साथ अखंड प्रताप शाही जुड़ चुके हैं। अखंड, सीएम योगी आदित्यनाथ गुजरात के रण में उतरे हैं। उनकी जो छवि है, हिंदुत्व वाली छवि, उसका कितना फायदा गुजरात में बीजेपी को देखने को मिल सकता है? आदित्यनाथ को सिर्फ हिंदुत्व से ही जोड़ना शायद उनके पूरे व्यक्तित्व के साथ थोड़ी नाइंसाफी होगी। उनका जो पूरा एक परसेप्शन जो उनके बारे में बनता है वो सिर्फ हिंदुत्व का मसला नहीं रह गया है। वो विकास के बात भी करते हैं। वो जहाँ जाते हैं उनकी एक शैली है लोगों से कनेक्ट होने की। उस कनेक्ट होने की शैली को लेके उन्हें एक बेहतर वक्ता के तौर पर भी देखा जा रहा है और साथ में जो राष्ट्रवाद की चाशनी उनके पास है, जिस तरीके से वो राष्ट्रवाद को जोड़ते हैं विकास के साथ, वो अपने आप में एक अलग तरीके का उन्हें वक्ता बनाती है। तो ये इन सारी चीज़ों के बीच में जब वो कहीं भी पहुंचते हैं तो जो भीड़ उनके पास होती है वो तमाम राजनेताओं से ज़्यादा होती है। तो इसको देखते हुए जिस तरीके से उनकी जनसभाओं में भीड़ उमड़ रही है, माना जा सकता है कि बीजेपी को इस बार भी एक अच्छा जनसमर्थन हासिल होने वाला है गुजरात के चुनावों में। और जो उनका मकसद है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वोट जुटा सकें बीजेपी के हक में, तो उसमें फिलहाल वो कामयाब होते हुए जरूर दिखाई देते हैं। अब जीत और हार ये दोनों ही चीजें जनता को तय करना है। जनता ही जनार्दन है। अखंड, गुजरात में अब जल्द ही चुनाव जो है वो नजदीक आ रहे हैं। जल्द ही चुनाव होंगे वहां पर। सीएम योगी आदित्यनाथ की आज की बात करें तो आज भी उनकी 3 जनसभाएं थी। जनसभाओं को उन्होंने संबोधित किया। अभी वो एक रोड शो कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तो इसका जो बीजेपी ने जो भरोसा उन पर किया है, उनको गुजरात के रण में उतारा है चुनाव प्रचार में, उसका कितना फायदा पार्टी को वहां पर मिल सकता है? देखिए, ये तो समय तय करेगा, जनता जनार्दन तय करेगी कि हाँ उन्हें कितना समर्थन, कितना फायदा मिला, कितना नुकसान हुआ, क्या कुछ चीज़ें हुई। लेकिन जिस तरीके से उनके रोड शो में भीड़ उमड़ती दिखाई दे रही है, उनके जनसभाओं में भीड़ उमड़ती हुई दिखाई दे रही है, और जो पिछले रिकॉर्ड्स हैं उन रिकॉर्ड्स को देखा जाए तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो लगातार मांग बनी हुई है वो इस बात पर भी बनी हुई है कि न सिर्फ उनकी जनसभाओं में लोग अपने स्वतः स्फूर्त तरीके से एक अच्छी खासी भीड़ जुटा देते हैं, बल्कि लोग उनके भाषणों को अमल में लाने की कोशिश भी करते हैं। उनके भाषणों को मुद्दा भी बनाया जाता है, दलीलें उनकी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। वो जब आंकड़े गिनाते हैं तो आंकड़े उनके पास ज़बानी होते हैं और वो हकीकत में से जुड़े हुए आंकड़े होते हैं। तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जब जनता के दिलो दिमाग में असर करती है तो वो कन्वर्ट होता है वोट में जब वो पोलिंग करने के लिए पहुंचते हैं। तो ये जो कन्वर्जन है वोट का, इसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि फिलहाल बीजेपी अपने आप को मुतमईन मान रही है कि उनकी जनसभाओं में जो भीड़ जुट रही है न सिर्फ वो ज़्यादा है, बल्कि उससे जो नारेबाजी या जिस तरीके से उनके जनसमर्थन में लोग उत्साहित नजर आ रहे हैं, उससे बीजेपी का वोट बैंक बढ़ता हुआ भी दिख रहा है। तो बहरहाल अभी चुनाव 1 तारीख और 5 तारीख को चुनाव होने हैं, मतदान होने हैं। तो इन दोनों मतदान के बाद जब रिजल्ट आएगा तो बहुत सारी चीजें, जो सारी बातें हैं उनसे पर्दा भी उठ जाएगा। लेकिन फिलहाल बीजेपी बिल्कुल अखंड, मतदान के बाद इन सारी चीजों से पर्दा उठेगा। और सीएम योगी आदित्यनाथ काफी लोकप्रिय नेता रहे हैं यूपी के नहीं देश भर में, और उनकी जो छवि है उसका फायदा यहां पर बीजेपी को देखने को मिल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया अखंड हमारे साथ जुड़ने के लिए। लोकसभा प्रत्याशी डिंपल यादव कलेक्ट्रेट पहुंची आज, जहां उनके साथ धर्मेंद्र यादव, सांसद प्रतिनिधि एडवोकेट देवेंद्र सिंह यादव के साथ कलेक्ट्रेट नामांकन कक्ष पहुंचकर वेरीफाई हस्ताक्षर किए। डिंपल यादव ने नामांकन करने के बाद कहा कि 100% समाजवादी पार्टी की ही जीत होगी। उस पर वो मैनपुरी लोकसभा के उपचुनाव के दौरान शिवपाल सिंह यादव का बड़ा बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि अब जब बहू लड़ रही है तो हम भी एक हो गए हैं। सभी लोग कहते थे कि एक हो जाओ, अब हम लोग एक हो चुके
चुके हैं। शिवपाल यादव सब लोगों से हाथ जोड़कर विनती की और सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी के लिए वोट करने की अपील की है। शिवपाल सिंह यादव ने इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ मुकेश कुमार हमारे संवाददाता लाइव जुड़ गए हैं। मुकेश, शिवपाल यादव ने एक बड़ा संदेश यहां पर देने की कोशिश की गई है कि परिवार एकजुट हो गया है। परिवार का जो मनमुटाव था, जो उनके बीच में मनमुटाव चल रहे थे, वो अब खत्म हो गए हैं। पूरा परिवार एकजुट हो गया है। तो मैनपुरी के जो चुनाव होने वाले हैं उसमें कितना फायदा सपा को यहां पर मिलता दिख सकता है? और अखिलेश यादव एक मंच पर जब आए थे तब जी। गतिविधियां जिन मन मुटाव की बात चल रही हो या पार्टी के आरोप प्रत्यारोप की बात चल रही हो, चाचा भतीजे के बीच किस विवाद को लेकर दोनों में अनबन चल रही थी, दोनों ही सभी चीजों को जो जसवंत नगर की पहली जनसभा कार्यकर्ता सम्मेलन में दोनों ही लोग एकत्रित हुए, नेताजी के पैर छूकर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उनका आशीर्वाद लिया है। तो वहीं प्रोफेसर साहब ने भी उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया था। उस तस्वीर से यह साफ तौर से हो गया है कि पूरा परिवार अब एकजुट हो गया है और लोकसभा सीट पर बहुत ही भारी मतों से डिंपल यादव विजयी होंगे। मनोज, अखिलेश यादव के साथ शिवपाल का आना सपा को कितना फायदा मैनपुरी चुनाव में पहुंचा सकता है? जी बिल्कुल, बहुत ही ज्यादा रिस्की हो गया है कि शिवपाल सिंह यादव जसवंत नगर से एमएलए भी हैं और वहां से उनका काफी पुराना नाता रहा है, कई बार एमएलए रहे हैं। सरकार में होने के बाद भी जसवंत नगर पर उनकी काफी अच्छी धमक है और लोग उनको लोकप्रिय नेता के नाम से वहां जुड़ाव है। लोकसभा सीट की बात की जाए तो 5 विधानसभाओं में समाजवादी पार्टी ने एक चक्रव्यूह के दृश्य से देख रही है, जिस पर सभी विधानसभाओं पर अलग अलग परिवार के लोगों को जिम्मेदारी दी गई है। सदर विधानसभा की बात की जाए तो यहाँ धर्मेंद्र यादव को जिम्मेदारी दी है। तो करेल की बात की जाए तो तेज प्रताप यादव को दी है। तो वहीं बात की जाए जसवंत नगर की तो आदित्य यादव। मनोज, अगर शिवपाल की बात की जाए तो शिवपाल यादव ने एक बड़ा संदेश यहाँ पर बीजेपी को देने की कोशिश की है कि अब परिवार एकजुट हो गया है और परिवार के बीच जो मनमुटाव का फायदा बीजेपी उठा लेती थी वो अब उसको नहीं मिलने वाला है। बिल्कुल नहीं, अब भारतीय जनता पार्टी को यह चुनाव बहुत ही खट्टे में जाने वाला है कि शिवपाल सिंह यादव के आने के बाद बहुत ही चुनाव मजबूती से समाजवादी पार्टी लड़ रही है और शिवपाल सिंह के न होने से हालांकि नुकसान होने की संभावना जताई जा रही थी, मगर चाचा भतीजे एक होने के बाद ये साफ तौर से आना साफ हो गया है कि समाजवादी पार्टी अच्छी जीत की ओर बढ़ रही है। जी मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी दोबारा पूछताछ कर सकती है। ईडी मुख्यमंत्री को समन भेजने की तैयारी कर रही है। सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि मुख्यमंत्री को 7 दिसंबर को दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। पूछताछ से पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जिन कागजातों की मांग की गई थी उसे भी जमा करने के लिए कहा गया है। हालांकि दोबारा समन भेजने को लेकर अब तक ईडी ने कुछ भी सार्वजनिक नहीं किया है, लेकिन सूत्र बताते हैं कि मुख्यमंत्री से अभी भी कई मुद्दों पर ईडी को जवाब की दरकार है। साथ ही ईडी ने इस मामले में 4 लोगों को लुकआउट नोटिस भी जारी किया है। तो सीएम हेमंत सोरेन से ईडी दोबारा पूछताछ कर सकती है। 7 दिसंबर को ईडी पूछताछ कर सकती है। हालांकि ईडी ने अपनी तरफ से कुछ भी इस पूछताछ के बारे में सार्वजनिक नहीं किया है, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर है कि जल्द ही ईडी सीएम हेमंत सोरेन से पूछताछ कर सकती है। बता दें कि इससे पहले भी ईडी सीएम हेमंत सोरेन से 10 घंटे तक लगातार पूछताछ भी की है और उस पूछताछ में कई तथ्य निकलकर सामने आए हैं, लेकिन अभी भी ईडी पूरी तरह से सीएम के जो जवाब हैं उनसे संतुष्ट नहीं है और वो दोबारा सीएम से पूछताछ करना चाहती है और इसी के लिए वो सीएम हेमंत सोरेन को समन भेजने की तैयारी में है। और बताया जा रहा है कि 7 दिसंबर को ईडी फिर से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सवाल जवाब कर सकती है, पूछताछ कर सकती है। कई मुद्दों पर ईडी को अभी भी सीएम से जवाब की दरकार है। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राकेश जुड़ चुके हैं। राकेश जी, सीएम से ईडी पहले भी कई बार पूछताछ कर चुकी है। बताया जा रहा है कि 10 घंटे तक लगातार पिछली बार ईडी ने सीएम से पूछताछ की थी। तो आखिर ईडी को पूछताछ में इतना समय क्यों लग रहा है और अभी ऐसी क्या जानकारी है जो ईडी सीएम हेमंत सोरेन से जुटाना चाहती है?
देखिए, जिस तरीके से माइंस घोटाले की बात आई है और उसके बाद से कई लोगों के नाम सामने आ चुके हैं, कई जी। लोग गिरफ्तार किए गए हैं और साथ-साथ कई लोगों पे जांच की आंच दिखाई पड़ रही है। और ऐसे में सबसे बड़ा नाम अगर कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री से भी पूछताछ हुई है, यानी कि हेमंत सोरेन से जिस तरीके से पूछताछ की गई है लगभग 8 से 10 घंटे की, उसमें कई चीजों पर गौर किया गया था और कुछ जानकारियां मांगी गई थी और उसके साथ-साथ ये भी कहा गया था कि अब कुछ कागजात उनसे मांगे गए थे जो साक्ष्य के आधार पे उनके पास हो सकते हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि फिर से एक बार पूछताछ करने की जरूरत पड़ सकती है। और अब तक जो जानकारी मिली है कि अगले महीने के पहले सप्ताह में हो सकता है कि मुख्यमंत्री को समन किया जाएगा और एक बार फिर से बातचीत करने की कोशिश की जाएगी कि राज्य में जिस तरीके से अवैध माइनिंग हो रही है उसके पीछे क्या क्या हो सकता था, किस तरीके से इसको अंजाम दिया गया और कौन कौन लोग इसमें संलिप्त थे। जिस तरीके से मुख्यमंत्री के करीबी लोगों के भी नाम सामने आए हैं, उसके बाद से ईडी तमाम चीजों को बड़ी ही बारीकी से खंगालना चाह रही है और तब जाकर आगे की कार्रवाई करना चाह रही है। जी राकेश जी, ईडी की तरफ से कहा जा रहा है कि अभी भी कई मुद्दों पर उन्हें सीएम से जवाब की दरकार है। पिछली बार भी कई घंटे तक लगातार पूछताछ की है, तो कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर ईडी उनसे इस बार सवाल जवाब कर सकती है और पिछली जो पूछताछ हुई है उसमें कौन कौन से तथ्य निकलकर सामने आए हैं अब तक? देखिए, पहले जो बातचीत हुई थी खास करके मुख्यमंत्री के करीबी यानी सबसे करीबी माने जाते थे पंकज मिश्रा, जो विधायक प्रतिनिधि थे साहेबगंज इलाके में, जहां से मुख्यमंत्री लड़ाई लड़ते हैं चुनाव और विधानसभा जीत कर आते हैं बरहेट विधानसभा से। तो उनकी गिरफ्तारी के बाद से उनके पास से जो कुछ कागजात मिले थे, जो साक्ष्य मिले थे और बातचीत के आधार पे जो चीजें सामने आई थी, उसके बाद से मुख्यमंत्री का नाम भी कहीं न कहीं उस बारे में कहा गया था कि मुख्यमंत्री के संरक्षण में सारी चीजें चल रही है और साहेबगंज इलाके में 1000 करोड़ से अधिक के माइंस घोटाले किए गए हैं। और ऐसे में किसी भी स्थिति में अगर मुख्यमंत्री का नाम सामने आता है तो उनसे पूछताछ जरूरी थी और हो सकता है कि अब ईडी की टीम चाह रही हो कि आने वाले समय में जिस तरीके से जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनके साथ साथ मुख्यमंत्री से भी बातचीत की जाए कि आखिर उनका संरक्षण कितना दिया जाता था और किस तरीके से माइंस घोटाले यहाँ पे किए गए हैं। जी राकेश, अब देखना होगा कि ईडी कब तक सीएम हेमंत सोरेन से दोबारा पूछताछ कर पाती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार निकाय चुनाव से पहले विकास कार्यों की योजनाओं का पिटारा खोलने जा रही है। योगी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का पहला अनुपूरक बजट 5 दिसंबर को पेश करेगी। विधानसभा का सत्र भी इसी दिन से शुरू होगा। ये सत्र 5 से 7 दिसंबर तक चलेगा। पहले दिन पूरक बजट पेश किया जाएगा। अगले दिन यानी 6 दिसंबर को अनुपूरक बजट को पारित कराया जाएगा। माना जा रहा है कि इस पूरक बजट में निकाय चुनाव की झलक देखने को मिल सकती है। गुजरात में आज बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है। ये संकल्प पत्र बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ से जारी किया गया। इसमें कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर कोष के तहत 10,000 करोड़ खर्च करने का वादा किया गया है। साथ ही सिंचाई नेटवर्क विस्तार के लिए 25,000 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव है। इसके साथ ही गुजरात में 2 सी फूड पार्क स्थापित करने का वादा किया गया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि हम संविधान के अनुसार चलते हैं और उसी के अनुसार काम करते हैं। तो एक तरफ जहां 5 दिसंबर से यूपी विधानसभा के शीत सत्र की शुरुआत हो रही है, तो निकाय चुनाव से पहले विकास कार्यों की सौगात यूपी सरकार की तरफ से दी जा सकती है प्रदेशवासियों को, क्योंकि जल्द ही प्रदेश में निकाय चुनाव होने हैं। वहीं गुजरात की बात करें तो गुजरात में आज बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। अपने इस घोषणा पत्र को बीजेपी ने संकल्प पत्र का नाम दिया है और कहा है कि इस संकल्प पत्र के जरिए वो राज्य का विकास करेंगे और इसी संकल्प पत्र के तहत उन्होंने लोगों से समर्थन देने की अपील की है। फिर से गुजरात में कमल खिलाने की बात कही है। प्रदेश जो जेपी नड्डा हैं बीजेपी अध्यक्ष, उन्होंने इस संकल्प पत्र को जारी किया। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ प्रियम पाठक जुड़ रहे हैं लाइव। प्रियम, 5 दिसंबर से यूपी विधानसभा का शीत सत्र शुरू होने जा रहा है। प्रदेश में जल्द ही निकाय चुनाव भी हैं, तो कौन कौन से ऐसे विकास कार्य हैं जिनकी जो सौगात है वो प्रदेशवासियों को दी जा सकती है शीत सत्र के दौरान? देखिए पूजा, सबसे पहले इस बात को समझना होगा, शीतकालीन सत्र के अंदर सौगात के लिए नहीं होता है। शीतकालीन सत्र जो बुलाया जाता है उसमें विधानसभा की कार्रवाई होती है और विधानसभा की कार्रवाई में अनुपूरक बजट को पेश किया जाएगा। अनुपूरक बजट के अंदर जाहिर सी बात है कि इस तरीके का माना जा रहा है कि इस तरीके की घोषणाएं हो सकती हैं जो कहीं ना कहीं निकाय चुनाव के अंदर जो मतदाता हैं उनको प्रभावित करें और उनको भारतीय जनता पार्टी की ओर आकर्षित करें। तो जो बजट सत्र होगा उसमें माना जा रहा है
कि ऐसी घोषणाएं हो सकती हैं, उन जी। चीजों को लेकर जो सीधे आम लोगों को इफेक्ट करें या उनके विकास कार्यों को लेकर हो, तो उनका जिक्र, उनकी घोषणाएं जो हैं वो इस शीतकालीन सत्र के दौरान हो सकती हैं। 5 तारीख से विधानसभा का शीतकालीन सत्र उत्तर प्रदेश में शुरू होगा। 5 से 7 तारीख तक ये सत्र, 3 दिवसीय सत्र जो है वो बुलाया गया है। पहले दिन अनुपूरक बजट सरकार लेकर आएगी। जी। विपक्ष जो है वो सरकार को कई मुद्दों पर घेरने की पूरी रणनीति बना रहा है और पूरा प्रयास होगा कि विपक्ष सरकार को घेरे। देखना होगा सरकार उसका किस तरीके से जवाब देती है और जो सत्र होगा उसमें जो बजट आएगा उसमें किन चीजों पर मेन तौर पर, मुख्य तौर पर फोकस होगा। वही प्रियम, गुजरात में आज बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया गया है, तो उनके संकल्प पत्र में पिछली बार की बात करें हम तो उन्हीं की सरकार है प्रदेश में और अभी भी उन्होंने जनता से अपील की है कमल खिलाने की। तो संकल्प पत्र की बात करें तो क्या कुछ खास इस बार के संकल्प पत्र में रहा बीजेपी के? प्रियम, आप अभी सुन पा रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया प्रियम हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरों में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।